हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? स्वागत है आप सभी का आपके गुरुजी के चैनल एसपीजा चैनल पे। और आज हम लोग मेरे प्यारे बच्चों क्लास 10th के केमिस्ट्री में मेटल एंड नॉन मेटल के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें कि मैंने आप लोग को पार्ट 1 और पार्ट 2 बता दिया। ये मेरा पार्ट 3 है। आप लोग अगर नहीं देखे हैं तो जाइए पार्ट 1 और पार्ट 2 आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, उसको देख लीजिए, सीख लीजिए, समझने का प्रयास कीजिए मेरे प्यारे बच्चों। क्योंकि अगर आप लोग मेटल और नॉन मेटल यानी कि धातु और अधातु को नहीं पढ़े हैं, तो अगर इस ये वीडियो को देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों, तो विश्वास मानिए आप लोग को एक भी प्रश्न ऐसा नहीं होगा जो आपसे नहीं बनेंगे। सारे प्रश्न आपसे बन जाएँगे और इसके जितने भी ऑब्जेक्टिव भी होंगे मेरे प्यारे बच्चों, वो आपसे सही हो जाएँगे। अगर इस तरह के ऑब्जेक्टिव अगर मान लीजिए अगर कोई भी ऑब्जेक्टिव आपके धातु और अधातु से पूछे जाते हैं, तो सारे ऑब्जेक्टिव भी सही हो जाएँगे और प्रश्न तो आपसे बनेंगे ही। देखिए लेकिन मेरे प्यारे बच्चों, मैंने आप लोग को पीछे के पार्ट्सों में आप लोग को धातु के भौतिक गुण के बारे में, धातु क्या होता है, नहीं होते, तत्व क्या होते हैं, इसके क्या प्रकार थे, जिसके वजह से ये धातु अधातु आया है, वो सारे के बारे में मैंने आप लोग को बता दिया है। आज हम लोग धातु के रासायनिक गुण के बारे में समझेंगे मेरे प्यारे बच्चों, जिसमें कि मैंने एक रासायनिक गुण के बारे में आपको पीछे के पार्ट्स यानी कि पार्ट 2 में बता दिया हूँ। आज हम लोग पार्ट 2 को यानी कि दूसरे नंबर गुण से समझेंगे और सीखने समझने का प्रयास करेंगे। यहाँ से देखिए, जल के साथ अभिक्रिया, ये क्या है मेरे प्यारे बच्चों? तो ये धातु के रासायनिक गुण है। जब धातु जल के साथ अभिक्रिया करता है, तो वही इसमें हम लोग पढ़ेंगे और उसके बाद और आगे-आगे का सेट भी पढ़ेंगे, जैसे कि जल के भाप के साथ अभिक्रिया, अम्लों के साथ अभिक्रिया, विभिन्न प्रकार के यानी कि गुणों के बारे में पढ़ेंगे इसमें। देखिए, जब मेरे प्यारे बच्चों यहाँ देखिए ठंडे जल के साथ अभिक्रिया, जब कोई धातु ठंडे जल के साथ अभिक्रिया करता है, जैसे हम बात कर सकते हैं सोडियम, पोटेशियम एवं कैल्शियम ठंडे जल के साथ अभिक्रिया करता है। अगर हम यही भी दूसरे धातु की भी ले लेंगे मेरे प्यारे बच्चों, तो वो उसमें से बहुत सारे ऐसे भी धातु हैं जो कि ठंडे जल से अभिक्रिया नहीं करते हैं। जैसे हम लोग कह सकते हैं यहाँ से जो मैग्नीशियम, आयरन, जिंक ये सब धातु जो होती है, वो ठंडे जल के साथ अभिक्रिया नहीं करती है। हाँ, तो पूछे जाते हैं जो कौन-कौन से ऐसे धातु है जो ठंडे जल के साथ अभिक्रिया करती है, तो सोडियम, पोटेशियम एवं कैल्शियम। ये मेरे प्यारे बच्चों ठंडे जल के साथ अभिक्रिया करता है, जिसमें सबसे ज़्यादा अभिक्रियाशील धातु जो होता है मेरे प्यारे बच्चों, वो पोटेशियम होता है। वो सबसे ज़्यादा क्या करते हैं, तो अभिक्रिया जल्दी कर लेता है। अब यहाँ से इसके एग्जांपल्स दिए गए हैं, इसको समझने का प्रयास कीजिए। देखिए, सोडियम जब जल के साथ अभिक्रिया करता है, तो NaOH सोडियम हाइड्रॉक्साइड बनाता है प्लस H2 यानी हाइड्रोजन गैस निकलता है। यहाँ से पोटेशियम जब जल के साथ अभिक्रिया करता है, पोटेशियम हाइड्रॉक्साइड प्लस H2 गैस निकलता है। यहाँ से कैल्शियम जब जल के साथ अभिक्रिया करता है, तो कैल्शियम हाइड्रॉक्साइड तथा H2 गैस निर्माण यानी कि निर्माण होता है उस अभिक्रिया के दौरान। तो आप लोग देख सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों, जो सबसे ज़्यादा अभिक्रियाशील जो है वो क्या है, पोटेशियम ही है। यहाँ पे और आप लोग को लिखा भी गया है, इसको ध्यान रखिएगा। ये पूछा भी जाता है, बहुत बार क्वेश्चन में पूछा जाता है, सबसे अभिक्रियाशील धातु जो होगा वो कौन होगा, या इस तीनों में से सबसे दे दिया जाएगा निम्नलिखित में से कौन सा सबसे ज्यादा अभिक्रियाशील है, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम और एल्युमिनियम दे दिया जाएगा। तो इसको आपको समझना होगा, जो सबसे ज्यादा अभिक्रियाशील धातु जो है वो पोटेशियम है, सबसे फास्टली अभिक्रिया करता है। अब यहाँ से देखिए, जल के भाप के साथ अभिक्रिया यानी कि ये उसी में गुण हुआ मेरे प्यारे बच्चों जल के। अब ये तो ठंडे जल के साथ अभिक्रिया कर रहा था, अब जल के भाप के साथ अभिक्रिया करे। देखिए, मैग्नीशियम, आयरन एवं जिंक धातुएं ठंडे जल के साथ अभिक्रिया नहीं करती है, वो क्या करता है, तो ये भाप के साथ अभिक्रिया करती है। मैग्नीशियम हो मेरे प्यारे बच्चों, आयरन हो या जिंक हो, ये क्या होते हैं, तो ये ठंडे जल के साथ अभिक्रिया नहीं करके ये भाप के साथ अभिक्रिया करते हैं। जैसे मैग्नीशियम जल के साथ अभिक्रिया करेगा मेरे प्यारे बच्चों, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड प्लस H2 गैस यानी हाइड्रोजन गैस का निर्माण करेगा। उसी प्रकार से जब जिंक मेरे प्यारे बच्चों भाप के साथ अभिक्रिया करेगा, तो भाप का भी वही सूत्र होगा जो जल का अनुसूत्र होता है, H2 है। यहाँ पे भी H2 ही लिखा गया है। ऐसा मत समझिएगा जो ठंडे जल का 2H2O हो जाएगा और भाप का H2O होगा, ऐसा नहीं होता है मेरे प्यारे बच्चों। भाप जल का भाप हो या जल ठंडे जल हो या गर्म जल हो, उसका अगर जल है तो मेरे प्यारे बच्चों उसका जो अनुसूत्र होगा वो H2 ही होगा। तो जब जिंक मेरे प्यारे बच्चों जल के साथ अभिक्रिया करता है, तो जिंक ऑक्साइड तथा हाइड्रोजन गैस निर्माण करता है। ये देख सकते हैं यहाँ पे लोहा जब अभिक्रिया कर रहा है जल से, तो फिर Fe3O4 तथा हाइड्रोजन गैस का निर्माण कर रहा है। तो मेरे प्यारे बच्चों, इससे आप लोग ये देखेंगे, जो अब क्वेश्चन पूछा जाएगा, जब कोई धातु ठंडे जल के साथ अभिक्रिया करता है तो उस दौरान कौन सी गैसें निकलती है, तो वहाँ पे आप लोग को देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे आप सब देख सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों, जब ठंडे जल के साथ धातु अभिक्रिया करती है तो हाइड्रोजन गैस का निर्माण होता है, या भाप के साथ अभिक्रिया करती है तो आप लोग देख सकते हैं हाइड्रोजन गैस का निर्माण होता है। तो ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव के रूप में पूछा जाएगा, जो मान लीजिए मैग्नीशियम हो, जल के भाप के साथ अभिक्रिया करती है तो वो कौन सा गैस निकलता है। तो यहाँ पे आप समझ लीजिए मेरे प्यारे बच्चों, कौन सा गैस निकलती है, तो ये हाइड्रोजन गैस निकलती है। अब देखिए तीसरे पॉइंट क्या है, कहा गया है जो कॉपर, मरकरी, टीन, सिल्वर और गोल्ड जैसी धातुएं जल के साथ अभिक्रिया नहीं करती। ये आप लोग ध्यान रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, कॉपर हो गया, मरकरी को हम लोग पारा भी कहते हैं, मरकरी हो गया, टीन हो गया, सिल्वर हो गया और गोल्ड। सिल्वर यानी कि चांदी मेरे प्यारे बच्चों, और गोल्ड यानी सोना।
जैसी धातुएं ना तो जल के ठंडे जल के साथ अभिक्रिया करती है और ना ही जल के भाप के साथ अभिक्रिया करती है। तो आई होप आप सभी को यहाँ तक समझ में आ गया होगा। और सारे पार्ट्स को देखिए मेरे प्यारे बच्चों, क्योंकि क्रमबद्ध ज्ञान को हम लोग क्या कहते हैं, तो विज्ञान कहते हैं। जब तक आप लोग पूरे पार्ट्स को नहीं देख पाइएगा, जितने भी पार्ट्स में, तब तक आपको अच्छे तरीके से समझ में नहीं आएगा। क्योंकि मेरे प्यारे बच्चों, हमने आपको सबसे पहले भौतिक गुण बताया, भौतिक गुण क्या क्या होते हैं नहीं होते उसके बारे में आप लोग को डिटेल में जानकारियां दी। अब हम रासायनिक गुण बता रहे हैं आप लोग को। तो जब आप पूरे पार्ट्स देखेंगे, अच्छे तरीके से देखेंगे, सीखने समझने का प्रयास करेंगे मेरे प्यारे बच्चों, तभी आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो पाएंगे और आप लोग सीख पाइएगा। अब देखिए अम्लों के साथ अभिक्रिया, जब मेरे प्यारे बच्चों धातु अम्ल के साथ अभिक्रिया करेगा तब क्या होगा वो देख सकते हैं। यहाँ पे जो धातुएं प्रायः अम्लों के साथ अभिक्रिया करके अम्लों से हाइड्रोजन गैस मुक्त करती है। और बहुत बार पूछा गया जो धातु अम्ल के साथ अभिक्रिया करके कौन सी गैस का निर्माण करती है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग हमेशा ध्यान पे रखिएगा, जो हाइड्रोजन गैस का निर्माण करती है, ये आप बहुत बार पूछा गया है। और ऐसा भी हो सकता है कभी कभी आपको समीकरण भी दे दिया जाता है, जैसे कि Na+HCl। आप देख सकते हैं यहाँ पे संतुलित करने के लिए हमने यहाँ पे 2 लगाया है मेरे प्यारे बच्चों। तो Na+HCl यानी सोडियम जब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है तो NaCl सोडियम क्लोराइड तथा हाइड्रोजन गैस का निर्माण करता है। उसी प्रकार से मैग्नीशियम प्लस हाइड्रोक्लोरिक अम्ल MgCl2 प्लस H2 का Zn+HCl यानी 2HCl यानी ZnCl2 प्लस H2 यानी हाइड्रोजन गैस का निर्माण करता है। तो ये आपको ध्यान रखना है, ऑब्जेक्टिव के रूप में पूछे जाएंगे मेरे प्यारे बच्चों। जब धातु अम्ल के साथ अभिक्रिया करती है तो कौन सा गैस का उत्सर्जन होता है या गैस निकलती है, तो हाइड्रोजन गैस निकलती है। ठीक है, चौथे नंबर कंसेप्ट को सीखिए। चौथे में कहा गया धातु की अन्य धातुओं के लवणों के विलयन के साथ अभिक्रिया, धातु के अन्य धातु के लवणों के विलयन के साथ अभिक्रिया। मेरे प्यारे बच्चों समझने का प्रयास कीजिए। देखिए क्रियाशील धातुएं अपने से कम क्रियाशील धातुओं के लवण के विलयन से कम क्रियाशील धातु को क्या करती है, तो विस्थापित कर देती है। विस्थापित करने का मतलब उससे उसको हटा के वो अपने खुद वहां पे चली जाती है। जैसे हम एग्जांपल की बात करते हैं, Zn+CuSO4, ये क्या हो गया, तो ये Zn धातु है मेरे प्यारे बच्चों। और ये क्या हो गया, तो ये मेरे प्यारे बच्चों धातुओं के लवणों का एक विलयन है ना बाबू। तो ये जब विलयन है मेरे प्यारे बच्चों, तो इसमें देखते हैं तो ये Zn जो है वो कॉपर, ये Cu क्या है, तो कॉपर है, तो कॉपर की तुलना में अधिक अभिक्रियाशील है। तो Zn क्या करेगा, तो इस कॉपर को विस्थापित कर देगा। तो देखिए यहाँ पे ZnSO4 हो गया और ये कॉपर को विस्थापित कर दिया यानी अलग हो गया। उसी प्रकार से ये Fe जो है ये कॉपर से ज्यादा अभिक्रियाशील है, तो यहाँ पे FeSO4 हो गया और ये कॉपर को विस्थापित कर दिया। उसी प्रकार से Cu जो है मेरे पास, तो कॉपर जो है वो Ag तो क्या है, तो ज्यादा अभिक्रियाशील है, तो इसीलिए Ag को विस्थापित कर दिया और ये खुद अपने साथ यानी कि CuNO3 का होल 2 हो गया। तो यहाँ तक आप सभी को मेरे प्यारे बच्चों समझ में आ गया होगा, कहीं से कोई दिक्कत है समस्या नहीं हुआ होगा मेरे प्यारे बच्चों। और आपके जितने भी धातु के रासायनिक गुण थे वो खत्म हो चुका है। अब हम लोग समझेंगे नेक्स्ट पार्ट में, आप लोग को समझाएंगे मेरे प्यारे बच्चों अभिक्रियाशील धातुओं के बारे में, यानी कि क्रियाशीलता के बारे में। कौन कौन से क्रियाशील है धातु सबसे ज्यादा अभिक्रिया करती है नहीं करती है उसके बारे में बताएंगे, और सबसे कम अभिक्रियाशील धातु कौन कौन सी है वो भी सारे समझाएंगे। और उसके बाद हम लोग अधातु के बारे में सीखेंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों आशा है, मुझे विश्वास है आप सभी को ये पाठ समझ में आ गए होंगे, कहीं से कोई दिक्कत या समस्या नहीं हुआ होगा। अगर आप लोग को अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कैसा लगा ये कमेंट कीजिएगा, और यदि चैनल पर है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे मेरे हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता है। और मेरे प्यारे बच्चों सारे पार्ट्स को देखिए और सीखने समझने का प्रयास कीजिए, क्योंकि क्रमबद्ध ज्ञान को मेरे प्यारे बच्चों विज्ञान कहते हैं। अगर एक भी पार्ट छोड़िएगा बीच में तो फिर आपको समझने नहीं आएगा। तो इसलिए सारे पार्ट्स को देखिए अच्छे तरीके से सीखने समझने का प्रयास कीजिए। धन्यवाद।